नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम राजस्थान के जंगलों और वन प्रबंधन की उस दुनिया में चलेंगे जो शायद हमारे आम ख्यालों से बहुत अलग है। राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर दूर दूर तक फैले रेत के टीले ही याद आते हैं, है ना? लेकिन आज के हमारा स्रोत हमें बताते हैं कि इस राज्य की वानिकी और जैव विविधता असल में कितनी समृद्ध और जटिल है। तो आइए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं। आज के हमारे सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम शुरुआत करेंगे वन नीतियों और गणना के आंकड़ों से, फिर कानूनी और भौगोलिक वर्गीकरण को समझेंगे और अंत में यहाँ की प्रमुख वृक्ष प्रजातियों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 9.60% मरुस्थलीय राज्य की पहचान होने के बावजूद राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र लगभग 9.60% है। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उस शानदार प्रबंधन और संघर्ष की कहानी कहता है जो इस सूखी जलवायु में भी इतने बड़े हिस्से को हरा भरा रखने के लिए किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इन जंगलों को चलाने वाली नीतियों की। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो केंद्र सरकार की पहली वन नीति 1894 में ही आ गई थी। उसके बाद 1952 और 1988 में इसमें बदलाव हुए। लेकिन राजस्थान के नजरिए से जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि राज्य की अपनी पहली वन नीति साल 2010 में आई और इसका बिल्कुल नया अपडेट 2023 में ही जारी हुआ है। इन नीतियों का लक्ष्य एकदम साफ है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्से पर हरियाली लानी है, जिसमें पहाड़ी इलाकों के लिए 60% और मैदानी इलाकों के लिए 20% का टारगेट रखा गया है। अब नीतियों से निकलकर जरा जमीनी हकीकत यानी देहरादून से आने वाले आंकड़ों की तरफ चलते हैं। अगर हम पूरे राज्य को देखें तो वनों का फैलाव बहुत ही अलग अलग है। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही पैमानों पर झीलों का शहर उदयपुर सबसे आगे है। वहीं दूसरी तरफ चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर जैसे जिले हैं जहां जंगल सबसे कम है। ये अंतर हमें राजस्थान की भौगोलिक विविधता का बिल्कुल सीधा एहसास कराता है। एक ओर उदयपुर के घने जंगल तो दूसरी ओर चूरू की सूखी धरती। और हाँ, ये जंगल कोई स्थिर चीज नहीं है। 17वीं रिपोर्ट बताती है कि अजमेर, पाली और बीकानेर जैसे जिलों में जंगलों का दायरा काफी तेजी से बढ़ा है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जालौर, करौली और सिरोही में वन क्षेत्र घटा भी है। ये आंकड़े हमें साफ तौर पर दिखाते हैं कि हमारी संरक्षण की नीतियां कहाँ काम कर रही हैं और कहाँ हमें अभी और मेहनत करनी है। चलिए अब समझते हैं कि कानूनी तौर पर इन जंगलों को कैसे बांटा गया है। प्रशासन ने राज्य के जंगलों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे बड़ा हिस्सा है रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, जो करीब 56.55% है। यहाँ लकड़ी काटने और पशु चराने की थोड़ी बहुत छूट होती है। इसके बाद आते हैं आरक्षित वन, जो 37.05% हैं, और सबसे आखिर में 6.40% के साथ अवर्गीकृत वन आते हैं, जहाँ कोई खास पाबंदी नहीं होती। लेकिन हमें आरक्षित वनों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। स्रोत बताते हैं कि ये वो इलाके हैं जहां लकड़ी काटना और पशु चराना पूरी तरह से बैन है। सरकार इन जंगलों को लेकर बहुत सख्त है और मजे की बात यह है कि ये सबसे ज्यादा प्रतिबंधित वन भी उसी उदयपुर जिले में मिलते हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। कानूनी किताबों से बाहर निकलकर अब हम जंगलों के असल भौगोलिक क्षेत्रों का रुख करते हैं। बारिश और तापमान के हिसाब से राजस्थान के जंगलों को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। इसमें उपोष्ण सदाबहार, उष्ण शुष्क सागवान, उष्ण शुष्क मानसूनी, उष्ण धोक और उष्ण कंटीले मरुस्थलीय वन शामिल हैं। ये लिस्ट ही अपने आप में बता देती है कि यहाँ की प्रकृति कितनी रंग बिरंगी है। अब इन सब में सबसे खास और दुर्लभ हैं उपोष्ण सदाबहार वन। इन्हें करीब 150 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है और इसीलिए ये पूरे राज्य के सिर्फ 1% हिस्से में सिमटे हैं, वो भी मुख्य रूप से सिरोही के माउंट आबू इलाके में। क्षेत्रफल भले ही कम हो, लेकिन जैव विविधता के मामले में ये सबसे ज्यादा अमीर हैं। एक तरफ वो 1% वाले दुर्लभ जंगल हैं और दूसरी तरफ हैं ये उष्ण धोक वन। ये राजस्थान के परिदृश्य पर पूरी तरह राज करते हैं। राज्य का लगभग 58% वन क्षेत्र इन्हीं धोक के जंगलों से ढका है, जो मुख्य रूप से अरावली के आसपास फैले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ की ज्यादातर वनस्पतियों ने खुद को इस खास जलवायु के हिसाब से कितनी खूबी से ढाल लिया है। आइए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं और बात करते हैं उन खास पेड़ों की जो इन जंगलों की पहचान है। राजस्थान की बात हो और खेजड़ी का जिक्र ना आए
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साल 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। इसका सांस्कृतिक महत्व इतना ज़्यादा है कि विजयदशमी के दिन इसकी खास पूजा की जाती है। इसकी फलियों को सांगरी कहते हैं, जो यहाँ के खान पान का अहम हिस्सा है, और इसकी पत्तियों यानी लूम को पशु बहुत चाव से खाते हैं। पश्चिमी राजस्थान और ख़ासतौर पर जोधपुर में इसकी अहमियत इतनी है कि लोग इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। तपती गर्मी और भयंकर सूखे में भी हरा भरा रहने वाला ये पेड़ रेगिस्तान के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खेजड़ी की ही तरह 1983 में रोहिड़ा को राज्य पुष्प बनाया गया था। इसकी लकड़ी इतनी बेहतरीन होती है कि इसे मरु सागवान भी कहा जाता है। इसके साथ ही पलाश के पेड़ को देखिए, जब इस पर लाल फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो। इसीलिए इसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इन पेड़ों का स्थानीय लोगों की आजीविका से बहुत गहरा नाता है, जैसे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मिलने वाला खैर का पेड़। यहाँ रहने वाली कथौड़ी जनजाति एक खास हांडी तकनीक का इस्तेमाल करके इसी पेड़ की छाल से कत्था तैयार करती है। यानी ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि पूरी एक जनजाति की रोजी रोटी का जरिया है। महुआ और तेंदू के पेड़ों की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। महुआ के फूलों का इस्तेमाल शराब और दवाइयाँ बनाने में होता है। वहीं दूसरी तरफ तेंदू के पत्ते हैं, जिनका 1974 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, क्योंकि इनका मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। कंटीली झाड़ियों और धोक जैसी देसी प्रजातियों को गहराई से समझना भविष्य में मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान के फैलाव को रोकने की चाबी कैसे बन सकता है? जरा सोचिए, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण को बचाने वाली हमारी सबसे मजबूत ढाल हैं। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक सूखा प्रदेश भी प्रकृति के साथ कितना गजब का संतुलन बना सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।